बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल ड्राफ्टिंग एक फ़न है और ये कोई ऐसा फ़न भी नहीं है कि जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। इसको सीखने के लिए आपको एक लीगल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्लेंट तरतीब दे रहे हैं वो किस सिलसिले में है। सपोज़ अगर आप कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट की प्लेंट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जो एग्रीमेंट है जिसकी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं वो एग्रीमेंट टोटल आपके माइंड के अंदर फीड हुआ होना चाहिए और आपने सबसे पहले उस लीगल एग्रीमेंट की लीगल वैलिडिटी देखनी है, लिमिटेशन देखनी है जो कि 3 साल होती है कि वो 3 साल के अंदर ही हो। उसके बाद उसकी दूसरी रिक्वायरमेंट ये आ जाती है कि अगर वो एग्रीमेंट 3 साल से ऊपर का है, मतलब 4 साल, 3.5 साल, 3 साल से ज़्यादा की लिमिटेशन का है, तो उसमें प्रॉपर्टी की पोजीशन का आपके पास होना ज़रूरी है और वो प्रोटेक्टेड होती है सेक्शन 53A ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और उसका प्रूफ भी आपने अपनी प्लेंट के अंदर देना होता है। प्लेंट बनाने के लिए हम प्लेंट को जो है 5 पोर्शंस में जो है हम डिवाइड करते हैं। पहला ये आ जाता है कि जनाब आली जो आप केस दाखिल करने जा रहे हैं, सूट दाखिल करने जा रहे हैं, वो कौन सी कोर्ट में होगा वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला पैरा आपने वो लिखना है। मतलब कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से ताल्लुक़ रखते हैं, तालका नवाबशाह से, तो आपने सेकंड सीनियर की कोर्ट का चॉइस करना है। तो उसमें आपने उसके सबसे ऊपर लिखना है इन दी कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज टू नवाबशाह। फिर FC सूट नंबर, और जो दूसरा पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है कि आपने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट्स के नाम लिखने हैं। प्लेंटिफ का नाम लिखने, उसकी वल्दियत और उसकी रिलीजियस जो है पोजीशन लिखने के बाद आपने उसको एज ए प्लेंटिफ मेंशन करना है। उसके बाद वर्सेस में आपने डिफेंडेंट जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ है प्लेंटिफ का, उसको मेंशन करना है। और उसके बाद इसमें कुछ पार्टीज आ जाती हैं कि जनाब आली जैसे मुख्तियारकार हो गया, और उसके बाद जनाब सब रजिस्ट्रार हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अगर आप पंजाब में हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान में हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान, एंड गवर्नमेंट ऑफ KPK अगर आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि नेसेसरी है सेक्शन 79 ऑफ CPC के तहत। आपने उनको लाजमी पार्टी करना है, उसके बगैर आपका सूट मेंटेनेबल नहीं रहेगा। उसके बाद तीसरा पोर्शन आ जाता है जिसके अंदर आपने लिखना है मैटर ऑफ द सूट क्या है आपका। उसके अंदर एक तरह से आपने पूरी की पूरी प्लेंट के अंदर जो है आपने जो आपका एग्रीमेंट हुआ है उसके रिलेटेड आपने मेंशन करना है। जैसे सबसे पहला आपका पैराग्राफ ये होगा कि सूट प्रॉपर्टी क्या है, सूट मैटर, उसको आपने एज ए उसके अंदर अपनी प्लेंट के अंदर लिखना है जो कि प्रॉपर्टी है। पहला पैरा ही आपका वो होगा दैट द सूट प्रॉपर्टी सर्वे नंबर सो एंड सो सिचुएटेड कौन सी जगह पे, और जनाब अली रिफर्ड एज सूट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड पैरा आपका आ जाता है कि जनाब अली ये जो सूट प्रॉपर्टी है इतने में खरीद की गई, इसके अंदर इतना एडवांस दे दिया गया और रिमेनिंग इतनी अमाउंट रहती थी कि जो कि प्रोमाइज किया गया कि हम फलानी डेट पे देंगे और फाइनल सेल डीड हम अपने नाम पे जो है वो लेंगे। और जनाब अली थर्ड पैरा में कि जनाब जब वो आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो हमने इसको अप्रोच किया डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट ने जनाब अली सेल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया। इस तरह से ये पैरा उसके अंदर लिखते जाएंगे और आखिर में उसके अंदर हम आ जाते हैं हमारा जिसको हम काज ऑफ एक्शन कहते हैं कि वो कब पैदा हुआ। काज ऑफ एक्शन ऐसी चीज़ है कि जो पूरी प्लेंट का, आपके एग्रीमेंट का एक लबलबा है, एक खुलासा है। काज ऑफ एक्शन अकर्ड नहीं होगा तो उसके सिवा आपका सूट ही मेंटेनेबल नहीं होगा। काज ऑफ एक्शन का बताना और लिखना और समझाना इतना ही ज़रूरी है कि उस एक पैरा के अंदर आपने पूरी प्लेंट, अपने लीगल वैलिडिटी और जनाब अली आपने अपने एग्रीमेंट का जो है सारे का सारा जो है वो लबलबा उसके अंदर लिखना होता है काज ऑफ एक्शन के पैरा में, कि डिफेंडेंट ने कब इनकार किया, क्यों इनकार किया, जबकि मैं एज ए प्लेंटिफ तो रेडी था कि मैंने वो जो उसको अमाउंट देना था, रिमेनिंग अमाउंट, मैं तो उसको लेके बैठा हुआ था। मैंने थ्रू लीगल नोटिस भी उसको कह दिया कि जनाब अली आप अपना अमाउंट उठाएं और ये प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफ़र करके दे दें, बट उसने जो है उस चीज़ को जो है
डिनाई कर दिया और वो डिनाइल एक्शन जो है उसका वही काज ऑफ एक्शन का एंड माना जाता है कि आपका काज ऑफ एक्शन अकर्ड हो गया और आप इसीलिए जनाब आली आपने आकर के जो है वो ये सूट दाखिल करने जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है प्रेयर क्लास कि आप जो है अब कोर्ट से क्या चाहते हैं, आप परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी एग्रीमेंट की, बट इन व्हाट कंडीशन कि जनाब आली अगर वो प्रॉपर्टी वो आपको नहीं दे रहा है तो अगर वो उसके अमाउंट लिए हुए अमाउंट का जो है वो डबल लिखा हुआ है तो वो भी आप अपने प्रेयर क्लास में लिखेंगे। और इसके अलावा अगर आपके पास पोजीशन है तो उसके लिए जो है आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंजेक्शन की बात करेंगे कि जनाब आली हमें इंजेक्शन ऑर्डर करके दिया जाए कि जब तक कि वो हमारे दिए हुए पैसे में रिटर्न ना करे या वो हमें हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करके ना दे तो हमसे कोई प्रॉपर्टी ना वापस ले सके। और अपनी प्रेयर क्लास में आपने ये लिखना होता है कि जनाब जो है ये इसको डायरेक्ट किया जाए डिफेंडेंट को कि ये जो है सूट प्रॉपर्टी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र करके दे, या फिर ये ऑनरेबल कोर्ट डायरेक्ट टू द नाजर ऑफ द कोर्ट कि नाजर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ द डिफेंडेंट हमें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करके हमारे नाम पे दे। फाइनली आ जाता है प्लेंट के अंदर वेरिफिकेशन कि जनाब आली मैं प्लेंटिफ हूँ और जनाब आली मैंने ये जो लिखा है प्लेंट के अंदर सब सच है। ये एक पोर्शन होता है, इसको वेरिफिकेशन का पोर्शन भी कहते हैं। ठीक है जनाब। और उसके बाद ये प्लेंट आपकी हो जाती है रेडी। प्लेंट जो है हमेशा लीगल पेपर जिसकी लेंथ पेपर की जो है वो 14 इंच है, 13.5-14 इंच इसकी लीगल पेपर की लेंथ होती है। इसको हाशिए वाली साइड के ऊपर जो है कम से कम जो है 1.7 जो है इसको छोड़ना चाहिए, और जिस साइड दूसरी साइड पे इसको जो है 1 इंच काफ़ी होता है, 1 इंच बॉटम और 1 इंच ऊपर वाली साइड पे बहुत होता है। यही इसकी जो है लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, इससे ज़ायद कुछ भी नहीं है। फिर इसके साथ आ जाती हैं एप्लीकेशंस होती हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं। मतलब अगर आप इसके साथ एक एप्लीकेशन लगा देते हैं ऑर्डर 39 रूल 1 की कि जनाब जब तक ये केस डिसाइड ना हो हमें स्टेटस को दे दिया जाए और हमें कोई इस प्रॉपर्टी से ना हटाए, वो एक एप्लीकेशन साथ में होती है। और उसके बाद इस प्लेंट को जनाब प्रेजेंटेशन के लिए कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, और उसकी अगर कोई होती है कोर्ट फी वगैरह का कोई इशू होता है तो वो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा जो भी 50,000 से ऊपर का होता है उसके ऊपर कोर्ट फी लगती है फिर एज पर अमाउंट। लेकिन इंटीरियर सिंध में जो है 5 लाख से ऊपर जो है 15,000 रुपये की कोर्ट फी लाजमी जो है वो लगती है, लीगल रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर आपकी प्लेंट जो है वो नामुकम्मल रहती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो है काफ़ी सारा इस चीज़ को समझ लिया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को या जूनियर वकील को इस बारे में कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो मुझसे बिला झिझक रब्ता कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।